immense happiness and privilege to welcome our guest of honor for today's conclave, Shri Kailash Gehlot, Minister of Transport in New Delhi. Shri Gehlot is the man behind key transport schemes in the Indian national capital. Delhi's EV policy has been called the most progressive EV policy in India and among the best globally as well. And no point for guessing, New Delhi has become India's electric vehicle capital. On that note, I would request our guest of honor, Shri Gehlot, to please come up on the stage. कैलाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कॉन्क्लेव में जिस पर हम ईवी की बात कर रहे हैं। और दिल्ली का रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको जो है वो ईवी मिनिस्टर कहा जा सकता है। आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है। लेकिन 3 साल हो रहे हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी, अभी तक के सफ़र को अगर आप देखें, दिल्ली का इम्प्रेसिव बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडॉप्शन के हिसाब से भी और बैरियर्स के हिसाब से भी? As a transport minister, the journey has been very exciting. And in fact, जब मुझे आज भी दिन याद है जब 2020 में हम जब EV पॉलिसी फ्रेम कर रहे थे तो we had nothing to fall back on, क्योंकि इस तरह की कोई पॉलिसी पहले थी नहीं। और वो दिन से लेके आज तक आई थिंक despite all challenges, I think we have come up with one of the most progressive and dynamic EV policy. मेरे ख्याल से हर एक क्वार्टर से उसको अप्रिशिएट किया गया है और उसको बढ़िया तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। एंड उसका नतीजा ये है कि 2020 में हम कहते थे कि दिल्ली को EV कैपिटल बनाना है। आज मेरे ख्याल से हम पूरे विद फुल कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज दिल्ली जो है वो EV कैपिटल पूरे देश का है। दाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम स्टार्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी आप दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ और थोड़ी सी रियायत मिल जाए? इन द लॉन्ग रन अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अगर उसको परमानेंट करना है और उसको हमारे अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसका अगर पार्ट बनाना है तो आई थिंक आज के दिन जो कॉस्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसको और नीचे आना पड़ेगा। सबवेंशन स्कीम जो है दैट वाज वन ऑफ द थॉट कि अगर सपोज किसी को लोन लेने में दिक्कत है या उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक नॉट मेनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड फॉर दैट सबवेंशन स्कीम। उसको हम दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। बट इन द लॉन्ग रन जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की रीच में नहीं होगा तब तक ये चीज़ें मेरे ख्याल से मुश्किलों का सामना थोड़ा हमें करना पड़ेगा। दिल्ली कंजेस्ट होती चली जा रही है, खासतौर पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं उसके कारण मेट्रो स्टेशंस और उसके आसपास का इलाका बिल्कुल चोक पॉइंट बनता चला जा रहा है। तो क्या वाहनों के रेगुलेशन पर दिल्ली का यातायात मिनिस्टर कुछ सोच रहा है? देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब दिल्लीइट्स के लिए रहा है। और आई थिंक जिस प्रकार से ई रिक्शाज़ ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दूर किया है, आई थिंक हमने पीछे इलेक्ट्रिक ऑटोज़ भी इंट्रोड्यूस किए और अभी पहली बार दिल्ली में हम 9 मीटर की जो छोटी बसें हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड बसेज़ हैं वो 12 मीटर की हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द 9 मीटर स्मॉलर बसेज़ विच will cater to only the in the community area only. and अगर हम उसको कहना चाहें तो उसको हम मोहल्ला बस एक नाम से कह सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की और रेगुलेशन की बात है। जो पूरा ट्रैफिक है हमारा उसको अगर उसको हम बढ़िया तरीके से मैनेज करें और रेगुलेट करें तो आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ताकि ईवी का अडॉप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए क्या कोई नई स्कीम आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? कोई नया इंटरवेंशन आप सोच रहे हैं? जब भी पहली बार कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स आज के दिन दिल्ली में हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रफली 4,500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स आज हैं दिल्ली में जो फंक्शनल हैं। और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 25,000 के आसपास है कि 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो पूरी दिल्ली में हों। एंड
3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर का अगर आप ग्रिड पकड़ें, सो दैट इज़ आवर टारगेट. Moving on to our next panel discussion, which will now focus on the holistic impact of electric transportation and how the electric vehicle revolution can benefit everyone, exactly from the air you breathe to the money you save. And to discuss all of this, I would like to invite our next set of panelists on the stage. Good evening, everyone. Thank you for joining us for this electrified evening. Slowly but surely, everything around us is going electric. But I want to obviously hear a little more about this journey, how we reached here. So, Mr. Kapoor, I'll start with you. थोड़ा अपनी journey के बारे में बताइए. How have we reached here in terms of the usage of e-rickshaws? What is the impact it is having on urban life today? When I was looking at rickshaw pullers, their hard life, torn clothes, lot of sweating, and in the evening they had to drink to charge them for the next day. So it came into my mind that if we are able, we should do something for that. And slowly, it came into my mind that we should go for electrifying this e-rickshaw. And it took about 2 years to develop the present form of e-rickshaw, which was very nicely accepted by all rickshaw pullers. And this is how we reached our goal. अनुपम जी, आपसे अगला सवाल. थोड़ा फ्यूचर प्लान बताइए कि 3-wheeler इलेक्ट्रिक स्पेस में क्या इनोवेशंस कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सालों में? पहले ई रिक्शा सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में था. अभी रिक्शा बी और सी क्लास टाउन में पहुंच गया, अभी गांव में जा रहा है. एंड इट्स ए बिग इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल सेक्टर का है, एमएसएमई का प्रोडक्ट है. कुछ चैलेंजेस अभी पेंडिंग है इसमें, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, हमने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करी है, चीज़ों में इम्प्रूव. अब नेक्स्ट मॉडल इज़ 3-wheeler. जो अपकमिंग मॉडल आने वाले हैं फ्यूचर में, वो 3-wheeler हैं जो हाई स्पीड होंगे. रिक्शा स्पीड इज़ ओनली 25 किलोमीटर एंड जो 3-wheeler L5 कैटेगरी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक में, उसकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर रहेगी. वो भी एक नया रेवोल्यूशन कंट्री में स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी सड़क पे दिखेगा, रोड पे दिखेगा. Mr. Kumar, coming to you now. So just talk to us a bit about how the journey has been like for you in the electric 2-wheeler space. See, India runs on 2-wheelers. अगर आप देखें इंडिया का जो प्रोग्रेस है, आपकी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखें आप पिछले 30 साल में, और 2-wheeler ग्रोथ देखें, इट इज़ शोल्डर टू शोल्डर. When Indian economy grows, the Indian 2-wheeler market grows. And today, Indian 2-wheeler market is one of the largest in the country, and we are the manufacturers more or less for the world. I personally believe जो 2-wheeler की स्टोरी है इंडिया की, वो स्कूटर से शुरू होगी, जो अभी शुरू हुई है, बट 5% मार्केट शेयर पे है सिर्फ इलेक्ट्रिक, क्योंकि फलक्रम ऑफ द मार्केट वो 1 लाख रुपए पे है. 1,10,000 रुपए में इफ़ यू कैन मेक ए वेरी गुड क्वालिटी स्कूटर विच कैन लास्ट फॉर 7 to 10 years, similar to the petrol scooters here, and whichever company is able to provide that quality, that price band, is who's going to win. Beyond that, it's not going to happen, or it will take its own time. Well, ladies and gentlemen, our last panel discussion for today's conclave will delve upon the battery innovations in the EV revolution and the future of EV batteries. And to discuss this, we have with us a power-packed set of panelists. Please welcome Mr. Haji Kamruddin, founder and managing director, Servacon. We also have with us Mr. Vishal Kapoor, CEO Energy Efficiency Services Limited. And we also have with us Vikas Agarwal, co-founder, We Founder Circle. And the session will be moderated by Vivaswan Srivastava, co-founder group V, which is an online new car buying platform. Can we have all of you on the stage? Mr. Haji, आपसे सबसे पहला सवाल. आप 35 साल से इस इंडस्ट्री में है, you've been a pioneer in manufacturing of batteries. थोड़ा हमें ये समझाइए कि क्या इनोवेशंस हो रहे हैं बैटरीज में, and what can we look forward to in the next 5 to 7 years? ये हम कहना चाहते हैं कि सर्वोकॉन पिछले 35 साल से पावर कंडीशनिंग में काम कर रहा है, जिसके अंदर अपना मेनली हम लोग अभी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज में हैं, सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं,
ये सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं। और अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने सोलर के अंदर स्टार्ट किया है, तो अभी सोलर एनर्जी के अंदर भी जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारा जो मेनली एक्सपीरियंस है वो वोल्टेज से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स है, वोल्टेज पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज सब जगह एक जैसी नहीं आती है, कहीं वोल्टेज कम आती है तो कहीं ज़्यादा आती है। उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, जो हम अभी इंडिया में नंबर 1 हैं और हर तरह से हर जगह के लिए काम कर रहे हैं और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो अभी अगर हम बैटरीज़ की बात करते हैं तो बैटरीज़ में अभी लेड एसिड बैटरीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मेनली गाड़ियों की यहाँ पे बात हो रही है तो उसके लिए जो लिथियम आयन बैटरी आई है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए इसके आगे फर्दर हम इस पर काम करेंगे। तो मेनली हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी प्लांट लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, वहाँ वोल्टेज की जो दिक्कत रहती है उसके लिए एक सर्वोकोन अहम भूमिका निभा रहा है। और उसमें हम जहाँ ट्रांसफार्मर्स या सर्वो स्टेबलाइजर की ज़रूरत रहेगी वोल्टेज को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम आगे तत्पर हैं और फ्यूचर में भी इस पर हम लोग काम करते रहेंगे। Mr. Kapoor, I would like to touch upon the most important aspect of this electric ecosystem, which is the public transport. And I believe EESL is making significant strides in the segment of EV buses. Right, we've just started seeing these beautiful blue buses. I had the fortune of boarding them a few times as well to commute. Talk to me a bit about what is the next stage in this plan. We at CSL and also my parent company ESL, we have been the pioneers in bringing the electric vehicle revolution in India. We started with the four-wheelers, four-wheelers in 2018 when there were no vehicles in India. We bid out 10,000 cars deploying in the government departments, and we were successful. And today we have a fleet of almost 2,000 vehicles, which is already running with the government departments. And the kudos to the industry, within a period of 6 months that we bid out in 2018, when there were no vehicles in India, 2 manufacturers came out with their designs, and the first generation vehicles got germinated, and the vehicles were running. And now on the electric buses, our company again has adopted the similar model of demand aggregation. 12,000 buses have already been bid out, and they have the bids have been settled, and buses are coming on the roads as we speak on a daily basis. And again, with the government giving a fillip to this program by announcing another scheme of Prime Minister's e-bus Seva, I think another 10,000 buses are soon to be coming out on the streets as well. So I think electric buses are the way forward, both on the social footprint as well as the environmental footprint, and will with transportation in India, I think committing to almost 12% of the GHG emissions. Yep. I think this move towards electric buses will definitely help the India to meet their INDC goals in a big way. Since you interact with a lot of young companies, a lot of young innovators, talk to us a bit about what have you seen on the international level where you feel that India needs to catch up when it comes to EV-related innovations? First of all, when you compare with global scenario, the volume that we can get into, you have almost like 80 cities in India, which is 1 million population, which is more than most of the countries in Europe. So the amount of sales that you can do, amount of infrastructure that you can do is humongous. That's number one. Number two, while we keep talking about the cost of vehicle, nobody ever says कि EV की वजह से जो pollution कम होगा, जो carbon credit हैं, मैं उसे लेकर के subsidize करके vehicle की cost कम करता हूँ, उसे subsidy कर देता हूँ. Nobody is talking about that. I don't know. That's an industry altogether. I'm investing in 2 such companies which are into carbon credits only. So for every ton of credit, every ton of saving of CO2, it's 1 credit, which is $40 to $80 in international market. Even if you're saving that and 2,000 rupees per car per month, अरे आपकी EMI निकलने लग जाएगी थोड़े दिनों में. People are not talking on that. Everybody is talking on the challenges. इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. Gadkari ji said, not only will you save on carbon credit, you will also save on a lot of imports that you are doing. 16 lakh crore worth of diesel and petrol that you are importing.
So that's a double benefit that India can do that nobody has that power. Thank you so much for joining us, and thank you everyone for tuning in for this session. I think EV vehicle का इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. जैसे जैसे अडॉप्शन दिख रहा है, लास्ट हम 3 साल से देख रहे हैं कि नंबर्स आर फास्ट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, स्टैंडर्ड्स अच्छे हो रहे हैं, कंज्यूमर को भी समझ रहा है, अच्छे प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो कंज्यूमर भी कंफर्टेबल हो रहा है ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने में. एंड हम देखेंगे बहुत सारे आज के टाइम पे R&D कोई IC व्हीकल में हो नहीं रही है. एवरीवन इज़ डूइंग R&D ओनली ऑन EV व्हीकल. So EV vehicle is the future and in fact it is present right now. EV से पोल्यूशन कम होगा एंड वो तो एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है दिल्ली में, बॉम्बे में, सारे बड़े सिटीज़ में. पर एक चीज़ और हमें ये समझना पड़ेगा कि एक नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, पर क्या वो टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री है? तो हमारा जो रिसर्च या R&D का फोकस होना चाहिए कि वी ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, पर it has to also contribute to the environment positively. इंडिया क्या पूरे दुनिया के अंदर इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, और हिंदुस्तान में जो इतने हिसाब से इतनी आबादी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम ई व्हीकल्स का ही टाइम है. तो जिस तरह से भी डीजल और पेट्रोल के रेट महंगे हो रहे हैं, तो नो डाउट ये अभी सस्ता होगा, लेकिन चूँकि अभी शुरुआती दौर है तो इसमें क्या है कि हर चीज़ अभी महंगी है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इंडिया से बाहर से आ रही हैं. और आपको पता है जो चीज़ अभी बाहर से आएगी उसका रेट ज़्यादा होगा. चाहे हम बैटरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ जो अभी सेल हैं लिथियम्स के लिए, जो भी बैटरीज़ के सेल आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, इसकी वजह उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, एक डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, तो नो डाउट आने वाले टाइम में इसका रेट घटेगा. जैसे रेट घटेगा तो बहुत ज़्यादा लोग लेंगे. कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी ई व्हीकल्स की, और ज़्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे, और ज़्यादा लोग को कॉन्फिडेंस आएगा ई व्हीकल लेने में, और ई व्हीकल बनाने वालों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. और गवर्नमेंट को भी मैसेज गया है हमारा कि ई व्हीकल्स वाले क्या कर रहे हैं. तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प बोथ. गवर्नमेंट को लास्ट बनाने में ईजी होगा, मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्फिडेंस ज़्यादा बनाने में आएगा, और जो लोग यूज़ करने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब स्टार्ट कर दें, ई व्हीकल आनी ही आनी है. कोई रिस्क वाली बात नहीं है कि गाड़ी पता ही चलेगी या नहीं चलेगी.